हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हमारे लास्ट वीडियो में हमने जिस टॉपिक को कवर किया था वो था इवैल्यूएशन। आज हमारे इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव का मतलब है जो कि रीज़नफुल हो, जो कि लॉजिकल हो, और बार्गेनिंग का मतलब है नेगोशिएट करना। नेगोशिएट का मतलब हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मोल भाव करना। जब एक एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो उसकी वर्किंग जो कंडीशंस हैं उसके आधार पर उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी वर्किंग क्राइटेरिया में मिले, लेकिन अगर वो नहीं मिल पाती हैं तो जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, उससे बार्गेन कर सकते हैं और अपने अधिकारों को और अपनी कंडीशंस को सूटेबल बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ऐसे ही जो एम्प्लॉयर हैं वो भी बार्गेन कर सकते हैं। जो प्रोडक्टिविटी उन्हें चाहिए, जो कंडीशंस और एटमॉस्फेयर उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, उसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज से बार्गेन कर सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ये स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू हैव स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरह का मोल भाव है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शनिंग है वो सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर द डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर एंड मैनेजर। देखिए, इस लाइन में हमने दोनों की ही बात की है। एम्प्लॉयज़ के लिए भी जो एडवांटेज है बार्गेनिंग के और एम्प्लॉयर के लिए भी जो एडवांटेज है बार्गेनिंग के, उन दोनों के बारे में हमने देखा है। देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ओवर द डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। एक एम्प्लॉयर के लिए ये आवश्यक है कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो डिमांड्स की जा रही हैं उन पर कंट्रोल रखा जा सके, यानी कि जो जायज़ हैं वही बातें हों, ऐसी बातें ना हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन पर गलत इफेक्ट डालें। एंड ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर एंड मैनेजर, और यदि उनके जो मैनेजर हैं एम्प्लॉयज़ के और जो एम्प्लॉयर हैं वो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ना करें, यानी कि जिसमें उनके एम्प्लॉयज़ का किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन ना हो, इन तरह की चीज़ों के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। एम्प्लॉयर के लिए भी फ़ायदा है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी इससे फ़ायदा है। कलेक्टिव बार्गेनिंग यूजुअली अकर्स बिटवीन लीडर्स एसोसिएशन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर। कलेक्टिव बार्गेनिंग हमेशा दो पार्टीज़ के बीच की जाती है, जिसमें एक पार्टी या तो लीडर्स एसोसिएशन हो सकती है एम्प्लॉयज़ की, या एम्प्लॉयज़ का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जो बात करता है, और दूसरी पार्टी या तो मैनेजमेंट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, या जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, इन दोनों के बीच में की जाती है। ये दोनों उसमें पार्टी होते हैं और अपनी अपनी बातें बार्गेनिंग के माध्यम से मनवाने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू ILO, नेगोशिएशन अबाउट वर्किंग कंडीशंस, मतलब एम्प्लॉय जहाँ पर काम करते हैं वहाँ की कंडीशंस के बारे में नेगोशिएट करना। एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जिन शर्तों के आधार पर जो कर्मचारी हैं वो काम करने वाले थे या जो शर्तें एम्प्लॉयर के द्वारा उन्हें बताई गई थी, बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉयज़ के समूह के बीच में, और वन और मोर एम्प्लॉय, या फिर एक या एक से अधिक एम्प्लॉयज़ के साथ, विद ए व्यू टू रीच एन एग्रीमेंट, ताकि एक समझौता किया जा सके, वेयर डिफाइनिंग, जहाँ पर परिभाषित हो, द राइट्स ऑफ ईच पार्टी, दोनों पार्टीज़ के जो अधिकार हैं वो उन्हें मिले, इसके लिए एग्रीमेंट हो, इन देयर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद वन अनदर, या तो उनके एम्प्लॉयमेंट के साथ या फिर इंडस्ट्री में दोनों पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे, उसकी बॉन्डिंग जो है वो बनी रहे, इसके लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है और उसका बेस जो है बार्गेनिंग का वो गुड वर्किंग कंडीशन के लिए हो सकता है या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है। तो इस तरह ILO ने इसको परिभाषित किया। आगे देखते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्वॉल्व्स डिस्कशन एंड नेगोशिएशंस बिटवीन टू ग्रुप्स। कलेक्टिव बार्गेनिंग में शामिल किया जाता है डिस्कशंस को और निगोशिएशन को। डिस्कशन का मतलब है दोनों पार्टीज़ के, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़, दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्कशन हो, अच्छी वर्किंग कंडीशंस के लिए डिस्कशन हो। एंड नेगोशिएशन, यदि एम्प्लॉयर की कंडीशंस से एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हैं तो वो नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी कि अपनी बातों में मोल भाव कर सकते हैं।
बिटवीन टू ग्रुप्स इज टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें जो टर्म्स और कंडीशन होंगी वो एम्प्लॉयमेंट के आधार पर होगी, यानी कि एम्प्लॉयर ने किस एग्रीमेंट के आधार पर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया था या फिर एम्प्लॉयज़ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है या नहीं, वो इसका आधार होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का। इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव, क्योंकि बार्गेनिंग वैसे एक नेगेटिव स्कोप रखता है ये वर्ड, लेकिन इसको कलेक्टिव क्यों कहा गया है? बिकॉज बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय एक्ट एज ए ग्रुप रादर देन एज इंडिविजुअल। यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे समूह की बात है, इसलिए इसे कलेक्टिव कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति के अंदर स्वार्थ हो सकता है, सेल्फिशनेस हो सकती है, जिसकी वजह से वो एक नेगेटिव बार्गेनिंग करे, लेकिन यहाँ पर पूरे समूह की बात होती है, इसलिए इसे कलेक्टिव कहा जाता है। इट इज़ नॉन एज बार्गेनिंग, और इसे बार्गेनिंग क्यों कहा जाता है? देखिए, बिकॉज द मेथड ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स प्रपोजल्स, ऑफर्स एंड अदर निगोशिएशंस। क्योंकि बार्गेनिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक मेथड होता है ताकि आप एक समझौते तक पहुंच सकें, मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें कि प्रपोजल्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रस्ताव रखते हैं या एम्प्लॉयर अपना प्रस्ताव रखते हैं, ऑफर्स एक दूसरे के सामने रखते हैं, और दूसरे तरह के जो मोल भाव उनके साथ होते हैं। मोल भाव का मतलब यहाँ पर है कि जब एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई शर्तें एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं आ रही हो या फिर एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया गया काम एम्प्लॉयर को पसंद नहीं आ रहा हो तब। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या विशेषताएं हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की, क्या क्या इसमें एस्पेक्ट होते हैं? इट इज़ ए कलेक्टिव प्रोसेस एज बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेट। ये एक साथ मिलजुल कर करने वाली प्रक्रिया है जिसमें दोनों पार्टी साथ होती हैं, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी, दोनों समान भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, यह हमेशा चलने वाली प्रोसेस है क्योंकि वर्किंग कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली बार्गेनिंग बट आल्सो इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ सिर्फ बार्गेनिंग ही नहीं होती है, लेकिन उन बार्गेनिंग के द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है। इट अटेम्प्ट्स इन अचीविंग डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू इंडस्ट्री में डिसिप्लिन को मेंटेन रखा जा सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन इस वजह से रह सकेगा क्योंकि यदि एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई असंतुष्टि है और अगर वो अपनी बात एम्प्लॉयर तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो वो अपने काम में प्रोडक्टिविटी लाना कम कर देंगे, जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा इंडस्ट्री में। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग काम करती है। इट इज़ ए फ्लेक्सिबल अप्रोच, ये फ्लेक्सिबल है एज द पार्टीज इन्वॉल्व्स हैव टू अडॉप्ट ए फ्लेक्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स नेगोशिएशन। और दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा इसमें नेगोशिएशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक बार जो एम्प्लॉयर ने कह दिया वो एम्प्लॉयज़ को मानना ही होगा, या जो एम्प्लॉयज़ ने एक बार मांग लिया वो एम्प्लॉयर को किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ समझौते तक पहुँचने के लिए दोनों का सहमत होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है एडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या क्या फ़ायदे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्टिव बार्गेनिंग किस तरह से उपयोगिता सिद्ध कर सकती है, वो हम इसमें देखेंगे। इट इज़ फ्लेक्सिबल नॉट फिक्स स्टेट, यह एक फिक्स स्टेट नहीं है, फ्लेक्सिबल है, कंडीशंस के आधार पर और टाइमिंग्स के आधार पर इसे चेंज किया जा सकता है। इट हैज़ एम्पल स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइज, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एम्प्लॉयर ने अगर कोई शर्त रखी है तो आवश्यक नहीं है उसे वैसे कि वैसे ही एम्प्लॉयज़ को मानना होगा, या फिर एम्प्लॉयज़ ने जो मांग रखी है आवश्यक नहीं है कि एम्प्लॉयर को भी उसे वैसे ही मानना होगा। इसमें दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ का स्कोप रहता है। इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस नॉट कॉम्पिटिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि वर्किंग कंडीशंस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए काम किया जाता है, नॉट कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर संघर्ष जैसी स्थिति नहीं है, कंपटीशन नहीं होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। इट हेल्प्स इन अचीविंग बेटर प्लानिंग, ये आगे के लिए और अच्छे से प्लान करने में आपकी मदद करती है। इट अलाउज स्मूथ फंक्शनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, यह ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनिंग को स्मूथ करवाने में काम आती है। यानी कि जब बार्गेनिंग की जाती है तो उसके जो रिजल्ट आते हैं, जो एग्रीमेंट होता है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को ही खुश करने वाला होता है। इसलिए इससे और ज़्यादा फंक्शनिंग बेटर हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। इट इनकरेजेस लेस स्ट्राइक्स, देखिए जो स्ट्राइक्स हैं, स्ट्राइक ऑर्गेनाइजेशन में तब होगी
जब एम्प्लॉयज़ असंतुष्ट हों। लेकिन यहाँ पर जब आपको मौका मिलता है, एम्प्लॉयज़ को चांस दिया जाता है कि आप अपनी बात रखें आगे आकर, अपने मैनेजर और अपने एम्प्लॉयर को ये बताएं कि हम इस कंडीशन से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास एक स्कोप होगा, आपके पास एक स्टेप होगा जिसे आप बता सकें, अपनी डिमांड रख सकें। इसलिए स्ट्राइक्स बहुत कम हो जाते हैं यदि कलेक्टिव बार्गेनिंग का उपयोग ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट को भी ये मैनेज करती है। एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें रिजॉल्व आउट करने का काम करती है, क्योंकि यह आपको एक चांस देती है कि आप अपनी बात अपने कर्मचारियों तक पहुंचा सकें और आपके कर्मचारी आपकी बात एम्प्लॉयर तक पहुंचा सकें। इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग को हम कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकती है। तो आज जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि किस तरह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए आवश्यक चीज़ है, दोनों को मौका मिलता है अपनी बात रखने का, और वर्किंग और फंक्शनिंग बहुत स्मूथ हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग जो कंडीशंस हैं उनको और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट से बचाया जा सकता है, एक दूसरे के साथ स्ट्रगलिंग कंडीशंस से बचाया जा सकता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।